गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो आप लोग स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, मैंने लोअर पीसीएस का एक एपिसोड जो 2016 में हुआ था, जो पेपर, उसका एक एपिसोड अपलोड किया था। 1 से 30 प्रश्न तक मैंने चर्चा किया था इससे पहले वाली वीडियो में। आज मैं 30 से मतलब 31 से ऊपर 60 या जहाँ तक ले जाऊँगा मैं इस क्लास में, क्योंकि लंबी क्लास मज़ा भी नहीं आता है, आप लोगों को पता है। तो देखिए, मैं इन प्रश्नों पे डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा रिपीट होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करना है और मार्केट से एक यूके पीएससी का जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट है या प्रीवियस सॉल्व जो किताब आती है, एक अरिहंत या उत्कृष्ट प्रकाशन की, आप उसे ले सकते हैं। बाकी आप लोगों का 11 मई को लोअर पीसीएस का पेपर है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एपिसोड रहेगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं 31 से आगे। तो 31वां प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट इनमें से किसको प्रस्तुत करता है, किसको देता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है, ये अपने जो कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट है ना, ये राज्य के राज्यपाल को देते हैं, यानी उनको सबमिट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है वर्तमान में, तो उनका कार्यकाल कितना है ये पूछ रहा है, या कितना होगा? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले इनमें से होगा तो उतना ही उसका कार्यकाल, यानी 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। जैसे कभी कभार 63 वर्ष में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है, तो मात्र 2 साल तक ही अपने कार्यकाल पर बना रहेगा। 65 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था कौन करता है? 33वां प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सीधे सीधे आर्टिकल पूछ रहे हैं आप लोगों से यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का आर्टिकल 243 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू किया था, या उस समय पे पारित हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर बीसी खंडूरी, जब 2008 में बने थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये उस समय का प्रश्न था, तो उस समय पे हमारा राज्य उत्तराखंड ही आगे था। अब आप लोगों को करंट अफेयर में ये प्रश्न का उत्तर देना है और ढूंढना है कमेंट बॉक्स में। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? नेक्स्ट, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, कितने की? तो बिल्कुल सही आप उत्तर दे रहे हैं, 12। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इनमें से कौन सा वह देश है? तो बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले पूछा जा चुका है, 4096.7 किलोमीटर आप करिएगा, और अप्रोक्स में आपको 4000 याद रखना है। ठीक। बेसिकली बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक, कितने राज्यों के साथ? 5। सीधे सीधे सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अन्य देशों के साथ भी जरूर याद करिएगा। ठीक, पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ, इस तरीके से याद जरूर करिएगा। हाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, तो यह जो बायोस्फीयर है वो किस राज्य में है पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का नोकरेक। ये आपका कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, नोकरेक मेघालय। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 16 वन संबंध है, किससे संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है 16 वन? तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से यह वन संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबा उत्पाद करता है, तो वो करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, जरूर याद करिएगा।
और दालों की श्रेणी में भी आपका मध्य प्रदेश ही प्रथम नंबर पर। झारखंड है आपका खनिज उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक। राजस्थान में आपको पता है खजूर हजूर बहुत होते हैं, यहाँ पे भी खास करके जस्ता बहुत मिलता है। नेक्स्ट, डोलवी इस्पात संयंत्र स्थापित है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कहाँ है यह इस्पात संयंत्र स्थित? महाराष्ट्र में है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम खेती को डैश डैश भी कहते हैं। अधिकतर बच्चे इसके बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे आप लोग। स्थानांतरीय खेती कहते हैं। ये आदिवासी मुख्यतः इस खेती को करते हैं जहाँ पे कृषि करने की विधि है, जहाँ पे जंगलों को या झाड़ियों को या वनों को काटा जाता है, फिर उस पर कृषि किया जाता है। खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बहुत अच्छा आंसर आप इसका देंगे मुझे। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालयी व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो न तो पूरी तरीके से हिमालय में है और ना ही पूरी तरीके से मैदानी में स्थित है, यानी मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो यह उत्तराखंड अपना प्यारा राज्य है। नेक्स्ट है, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? जैसे कोई संपत्ति को बांटा जाता है, वही बात हो रही है साझा संपत्ति संसाधन, तो यह राज्य के विषय में है। ठीक है। नेक्स्ट है 46, FL2 नीति का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित सवाल पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप उत्तर भी देंगे। उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है FL2। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? तो इसका सही आंसर आप देंगे। बिल्कुल 1236 इसका सही आंसर है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका आप लोग को देखने को मिला होगा भारतीय इतिहास में। बाकी 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, जरूर याद करिएगा, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी भारतीय इतिहास में? तो मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाले महान मुगल राजा महान अकबर थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 तक रहा था। जरूर याद करिएगा, मनसबदारी प्रथा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो कौन सी ऐसी संधि थी जिसमें अंग्रेज और मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो इसका सही आंसर है सालबाई की संधि। आपसे पूछा जाएगा सालबाई की संधि कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1782 में। और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से 1782, और 1782 में ही अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि हुई थी। आपसे कुछ इस तरीके से सवाल भी पूछ सकता है कि आंग्ल मराठा युद्ध टोटल कितने हुए थे? 3। पहला बता दिया, दूसरा 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ था, और ये युद्ध देवगांव की संधि से समाप्त हुआ था। तीसरी युद्ध जो आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1819 तक चला। ठीक है, इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दोस्तों पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। तो सीधे सीधे सवाल भी पूछ सकता है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? यानी जो ठगी प्रथा थी ना भारत में, तो किस गवर्नर ने इसका अंत किया था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने 1830 में 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। उस समय पे कर्नल सलीम हुआ करते थे, कर्नल सलीमन या कर्नल सलीम हुआ करते थे। उनकी सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आपसे सवाल लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल पूछा जाएगा कि ये किस समय पे भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे। और जब 1833 का एक्ट पारित हुआ था, ठीक, जब 1833 का आप चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं तो इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का गौरव विलियम बेंटिक को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसी के समय में 1829 में दोस्तों राजा राम मोहन के नेतृत्व में, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो इसे भी जरूर याद करिएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी?
तो दोस्तों भारत में देखा जाए तो किस वर्ष सरकारी डाक सेवा शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर तो 1854 है। तो पहली बार अगर पूछा जाएगा भारत में डाक सेवा की शुरुआत, तो वैसे 1766 में हो गई थी, ठीक है। लेकिन एक नेशनल स्तर पे राष्ट्रीय महत्व का एक अलग संगठन बनाने का फैसला लिया गया अक्टूबर 1854 में, जब हमारे वॉइसरॉय हुआ करते थे भारत देश के, ब्रिटिश भारत के डलहौजी। तो कई बार पूछा जाता है किसके समय काल में, तो डलहौजी के समय काल में, ठीक है। और इसी समय डलहौजी ने डाक सेवा का क्या भी किया था दोस्तों, केंद्रीयकरण। तो पूछा जा सकता है क्योंकि नेशनल स्तर पे हुआ था। और भारत में पहला डाकघर कहाँ खोला गया था, इम्पोर्टेंट है, तो ये खोला गया था कलकत्ता में या कोलकाता में उस समय पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्रीय गीत, उसे किसने उसके रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे बंकिम, कौन साहब थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको क्या किया था, लिखा था, ठीक है। और ये एक महान कवि और पत्रकार भी रहे हैं, ठीक है, जरूर याद करिएगा। अब आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है, पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को कब और कहाँ गाया गया था, तो आप कहेंगे 1896 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता का अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। और दोस्तों जानकारी के लिए बता देता हूँ, आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में हुआ था, ठीक है। आपको एक प्रश्न के साथ मैं लगभग 5-6 प्रश्न और देता हूँ, ठीक है, जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकता हूँ मैं, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों इसको प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी साहब ने, ठीक। अब जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस दौरान दोस्तों भारत से धन और यहाँ का जो संसाधन थे भारत के, वो ब्रिटेन को जा रहा था, ठीक है। उसी में दोस्तों धन निकासी या धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने ये कहा था कि भारत के जो संसाधन है वो किस तरीके से ब्रिटेन जा रहा है, तो इसी को कहा गया धन का बहिर्गमन, ठीक है। और इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, कई बार दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, पूंजी पलायन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी साहब ने दिया था, नेरोजी साहब ने दिया था पूंजी पलायन, ठीक है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद जरूर करिएगा, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, महत्वपूर्ण किताब है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, आज मैं 60 प्रश्न तक ही बताऊंगा, 60 तक ही। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। तो कई बार यूकेपीएससी आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, बुद्ध का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो प्रबुद्धता का आदर्श, ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रबुद्धता का आदर्श। और धम्म में बुद्ध की शिक्षाएं से संबंधित चीज़ें, और संघ का अर्थ वे लोग जो बुद्ध का अनुसरण करते हैं, ठीक है, उन्हें संघ के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था, इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं, तो इनका मूल नाम क्या था, जरूर बताइए, हाँ सही दे रहे हैं, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा ये किसकी पत्नी थी, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल किसकी पत्नी थी, शाहजहाँ की, ठीक है। और शाहजहाँ का कार्यकाल कहाँ से कहाँ, तो आप कहेंगे 1628 से, वैसे 1658 तक इनका कार्यकाल था। अब बाकी जो मुमताज है ना, मुमताज, इन्हीं की याद में ताजमहल बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1593 में, आगरा में हुआ था मुमताज महल का जन्म, ठीक है, इसे भी जरूर याद करिएगा आप। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो कौन थे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर जीवी मावलंकर साहब। अब इनका उपनाम पूछा जा सकता है कई बार, जीवी मावलंकर का, तो कई बार ऐसा सवाल पूछ सकता है यहाँ, तो दादा साहब भी इसको बोला गया है, और खेरा अभियान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी
जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें लोकसभा का पिता कहते थे। क्या कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी इनको लोकसभा का पिता कहते थे। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है लोकसभा का पिता किसे कहा है, किसे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो आप कहेंगे जीवी मावलंकर को। ठीक है, याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता था? कहेंगे आप कहेंगे 370। ठीक, जो 2019 में या जिसे 2019 में निरस्त कर दिया गया है, जरूर याद करिएगा आप। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 58 का 32 आर्टिकल 32। ठीक है, 58 में करना था ना मैंने, 42 सॉरी। ठीक, तो किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो 42 को। ठीक है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में। ठीक, इसके तहत हमारे जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक, और साथ में 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ठीक, याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को दादा साहब अंबेडकर ने क्या बोला है? भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक, और कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों का संरक्षक बोला जाता है। ठीक है, और बाकी इसी में 5 रिटों के बारे में दिया गया है। 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का कभी हनन हो जाता है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहीं आर्टिकल 2 to 6 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, और आपको 5 जो रिट है वो आपको पता होना चाहिए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस, तीसरा निषेध, और चौथा क्वेवांटो। ठीक है, पांचवा सोरियोरारी। ठीक है, याद जरूर करिएगा, इंग्लिश वर्ड में मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है लास्ट, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विंडोज इनमें से किसका उदाहरण है? तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ ऑप्शन। तो साटी का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन बच्चों ने कंप्यूटर सीरीज़ को देखा होगा वो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। अब विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके और भी जैसे MS विंडो है, लिनक्स है और MS DOS है, ये सारे किसके उदाहरण हैं दोस्तों? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर हम अपना ये वाला एपिसोड ख़त्म करते हैं। फिर यहाँ से 61 से आगे हम कल वाले वीडियो में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।